नमस्कार साथियों, जियो सैपियंस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, अपन ने जो नेट जून 2024 का जो पेपर था, जिसमें आज 13 तारीख तक आपत्तियां दर्ज होनी है, आज रात 12 बजे तक होगी, उसमें अपन लोगों ने 50% को डिस्कस कर लिया था। अब 50 से आगे अपन शुरू करते हैं नेक्स्ट जो 50 क्वेश्चन है। ठीक है, जिन साथियों ने जो पहला सेशन नहीं देखा है वो पहला सेशन भी जाकर देख लीजिएगा। अब अपना दूसरा सेशन अपन शुरू करने जा रहे हैं। तो अगला जो 101 नंबर क्वेश्चन था, 101 नंबर क्वेश्चन है साथियों, भारत में परिवहन के संदर्भ में सही कथनों की पहचान करें। और इसमें जो पहला ऑप्शन दे रखा है वो है यात्री ट्रैफिक में सड़क परिवहन का हिस्सा रेल परिवहन के हिस्से से अधिक है। अब भारत में क्या है, सड़क परिवहन का हिस्सा है वो रेल से ज्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं, ये आम विद्यार्थी को ही पता होगा, इसलिए ये ऑप्शन है वो सही हो जाता है। दूसरा ऑप्शन था कि आर्थिक गलियारों और बहुमॉडल लॉजिस्टिक पार्कों का विकास भारतमाला परियोजना के प्रमुख अंग हैं। अब जो भारतमाला परियोजना है ना, उसके अंदर साथ साथ में आर्थिक गलियारे भी बनाए जा रहे हैं, बहुमॉडल लॉजिस्टिक पार्कों का भी निर्माण हो रहा है, इसलिए ये भी सही हो जाता है। अगला ऑप्शन था कि सागरमाला परियोजना के अंतर्गत तमिलनाडु तट पर बेलकेरी में एक नवीन महापतन विकसित किया जाएगा। ऐसा साथियों, कोई भी बेलकेरी में नवीन महापतन विकसित नहीं किया जाएगा, इसलिए ये सी है जो गलत हो जाता है। उसके बाद अगर बात करें राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5, वर्तमान में मार्मा गोवा पतन तक लौह अयस्क परिवहन के लिए गोवा में विकसित किया जा रहा है। अब जो नेशनल वाटरवे है ना, नेशनल वाटरवे नंबर 5 गोवा में नहीं है साथियों, ये उड़ीसा ओडिशा से बंगाल के बीच में है। जो ओडिशा का अगर बात करें तालचेर क्षेत्र है ना, तालचेर क्षेत्र, उससे बंगाल के हल्दिया तक ये नेशनल वाटरवे नंबर 5 है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाता है। तो इसमें क्या है, अपने को सही कथनों का पूछा है, तो सही कथन फिर बचते हैं ए और बी, तो इसमें ए और बी का जो ये है राइट आंसर हो जाता है। यूजीसी ने भी इसमें ए और बी राइट माना है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अपना स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसमें लिखा है कि कृषि भूमि उपयोग के वॉन थ्यूनेन मॉडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसको पकड़ना है, सही नहीं है वॉन थ्यूनेन का जो मॉडल है। अब वॉन थ्यूनेन के मॉडल में क्या है कि 6 पेटियां बताई है वॉन थ्यूनेन ने, उसके आधार पर अपन इन ऑप्शन को देखते हैं। पहला है कि बाजार से दूरी के साथ भूमि उपयोग गहनता कम होती है, ये बात एकदम सही है। बाजार से ज्यों ज्यों दूर जाते हैं उससे क्या है, भूमि उपयोग की गहनता है वो कम होती जाती है। दूसरा ऑप्शन है किसानों को बाजार की जरूरतों का पूर्ण ज्ञान है, सही है। ये वॉन थ्यूनेन की जो एजम्पशन थी, मान्यताएं थी, उनमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि मनुष्य जो है वो आर्थिक मनुष्य है, उसको बाजार की जरूरतों का पूर्णतः ज्ञान है, इसलिए इसका 2 नंबर भी सही हो जाता है। इसके बाद बात करें क्षेत्र 5, यानी जो 5वीं पेटी है वो भूमि का 1/3 हमेशा प्रति रखा जाता है, ये भी सही है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें क्षेत्र 3, तीसरी पेटी में जैसे जैसे दूरी बढ़ती है पैदावार में परिणामतः बढ़ोतरी होती है, बढ़ोतरी नहीं देखने को मिलती, क्योंकि ज्यों ज्यों दूर जाते हैं बाजार से उस प्रकार भूमि उपयोग की गहनता है वो कम होती जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। अपने को सही नहीं है देखना था, तो इसमें 4 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान करना है। ठीक है, तो मिलान कर देते हैं। इसमें कुछ भाषाएं दे रखी है और उसके साथ भाषा परिवार को मिलाना है। ठीक है, इसमें यूजीसी ने जो राइट आंसर माना है वो 4 नंबर ऑप्शन को माना है। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन ये रहा, इसको यूजीसी ने राइट माना है, यानी ए में 4 भीली है वो,
एक मिनट, हाँ, भीली जो है वो है द्रविड़, जो द्रविड़ियन परिवार है उसका भीली अपनी जो भाषा है जो भारत के अंदर है। उसके बाद अगर बात करें गोंडी, गोंडी जो है वो बी में, सॉरी ए में एक, इसमें भीली जो है इंडो आर्यन परिवार की भाषा है, ठीक है, इंडो आर्यन परिवार की, ठीक है। और जो गोंडी है ना वो द्रविड़ियन परिवार की है, जो दक्षिण भारत के अंदर पाई जाती है। गोंड जो लोग हैं वो द्रविड़ियन परिवार के भाषा का उनका भाग है, जो गोंडी है वो। उसके बाद अगर बात करें खासी, खासी सी में दो, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की है, जो अपने उत्तर पूर्वी भाग में भारत के बोली जाती है। उसके बाद बात करें तो लाहौली, लाहौली जो है वो तिब्बतो बर्मीज भाषा परिवार का हिस्सा है। इस प्रकार ये भाषा दे रखी है और भाषा के परिवार दे रखे हैं। तो इनमें क्या महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो भाषाएं होती है ना उनको परिवार के साथ देख लीजिए। ये अपने क्या सोशल कल्चर ज्योग्राफी का हिस्सा है, उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब चलते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल अपना है, जो एकमैन स्पाइरल प्रभाव की व्याख्या करता है। अब इनमें कौन से सेंटेंस है वो एकमैन स्पाइरल की व्याख्या करता है उसको देख लेते हैं। इसमें जो यूजीसी ने जो राइट आंसर एक को माना है, तो अपन बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं इसके साथ साथ। पहला ऑप्शन है स्थायी धाराओं के प्रवाह की दिशा में विक्षेपण, ठीक है, दिशाओं में तो विक्षेपण होता है एकमैन स्पाइरल के द्वारा। अगला है सहज्वारीय रेखाओं के साथ एम्फीड्रोमिक बिंदुओं के संबंध, ठीक है। उसके बाद दे रखा है ज्वारीय तरंगों का प्रगामी सिद्धांत। प्रगामी सिद्धांत तो हेल का दिया हुआ है, हेल महोदय ने दिया था, इससे तो इसका कोई संबंध ही नहीं है। फिर बात आती है थर्मोक्लाइन और हेलोक्लाइन मंडलों की उपस्थिति। थर्मोक्लाइन तापमान से, हेलोक्लाइन लवणता से संबंधित है, तो इसका तो इससे कोई संबंध ही नहीं है, दोनों कट हो जाते हैं। अब दे रखा है एक ऑप्शन सहज्वारीय रेखाओं के साथ एम्फीड्रोमिक बिंदुओं का संबंध। एम्फीड्रोमिक बिंदु क्या होता है? वह स्थान जहां ज्वारीय तरंगों का प्रभाव सबसे न्यूनतम होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? एम्फीड्रोमिक। वह स्थान जहां ज्वारीय तरंगों का प्रभाव न्यूनतम देखने को मिलता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एम्फीड्रोमिक। तो इसका भी इससे कोई संबंध नहीं है। अब बचा एक स्थायी धाराओं के प्रवाह की दिशा में विक्षेपण। ये जो विक्षेपण अपने को देखने को मिलता है, ये जब अपने समुद्र तल की सतह से नीचे की ओर जाते हैं तो ये विक्षेपण गहराई के साथ बढ़ता हुआ जाता है। अगर आपने देखा होगा, जैसे पहले ये यूं विक्षेपित होता है, फिर धीरे धीरे ज्यों गहराई में जाता है, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, ये यूं चक्राकार पूरा का पूरा विक्षेपण अपने को देखने को मिलता है अगर अपन समुद्र की सतह से गहराई तक जाते हैं। ये एकमैन स्पाइरल था, समुद्र विज्ञान के अंदर पढ़ने को मिलता है। तो इसके अंदर राइट आंसर एक हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल है विश्व व्यापार संगठन के बारे में असत्य कथन कौन कौन से हैं, वो देखने हैं। इसका गठन विश्व व्यापार को उच्च सीमा शुल्क टैरिफ से मुक्ति दिलाने के लिए किया गया था। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह एकमात्र संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के वैश्विक नियमों से संबंधित है। ये बात बहुत हद तक ठीक है, ठीक है। इसके बाद बात करें तो भारत इसके संस्थापक, इसमें क्या असत्य कथन देखने हैं, ठीक है। तो ये तो सत्य हो गया, भारत इसके संस्थापक सदस्यों में जरूर है भी, ये भी सत्य हो गया। यह समृद्ध और गरीब देशों के बीच खाई कम करे, ना ना जी, ऐसा कुछ नहीं है। ये विकसित देशों का, जो विकसित देश हैं यूएसए जैसे, वो इसमें डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है, वो अपनी चलाते हैं विश्व व्यापार संगठन के अंदर। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो समानता की बात हो रही हो जो गरीब देशों और समृद्ध की बराबरी की हो, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाता है। तो ए और डी अपने को असत्य कथन देखने हैं, तो ए और डी वाला ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अगला सवाल है वातावरण नियतिवाद के पक्ष में कथन दिया गया है कि किसी क्षेत्र में सभ्यताओं की सर्वोच्च उपलब्धियां हमेशा किसी विशिष्ट प्रकार की जलवायु द्वारा सीमाबंधित थी। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है?
अब देखो साथियों, इसमें वातावरण नियतिवाद की बात की गई है, ठीक है, और सभ्यताओं की बात की गई है। अगर आपने हंटिंगटन महोदय को पढ़ा होगा, हंटिंगटन महोदय यूएस के रहने वाले थे, अमेरिकी विद्वान थे। इन्होंने क्या है, जलवायु निश्चयवाद की बात की थी, ठीक है, नियतिवाद या निश्चयवाद जो कुछ भी आप कहो, ठीक है। इसके साथ साथ इन्होंने सभ्यताओं का भी जिक्र किया था, और किसी क्षेत्र में सभ्यताओं की सर्वोच्च उपलब्धियां हमेशा किसी विशिष्ट प्रकार की जलवायु द्वारा, इनका मानना था कि अगर वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन सही है ना, वहां पर ही सभ्यताओं का जन्म हुआ है। आप देख लो एग्जाम्पल के तौर पे नील घाटी की सभ्यता, नील नदी के जो डेल्टा वाला क्षेत्र है, जो उपजाऊ भूमि है, वहीं हुआ था। आप माया सभ्यता देख लो, आप सिंधु सभ्यता देख लो। ये क्या है, नदियों के पास जो उपजाऊ भूमि थी, जहां क्लाइमेटिक कंडीशन सही थी, जहां पानी, उपजाऊ भूमि, सब कुछ चीजें मिल रही थी, वहीं सभ्यताओं का जन्म हुआ है। तो ये क्या है, हंटिंगटन महोदय से संबंधित सेंटेंस है, ठीक है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित जनगणना वर्षों में भारत की जनसंख्या की 10कीय वृद्धि दर के अवरोही क्रम में इसको व्यवस्थित करना है, ठीक है। अब इसमें बात करें तो 1921 दे रखा है, 51, 91 और 2001। अब 1921 में तो जनसंख्या में कमी आई थी। अब वो कितनी आई थी कमी, 0.31 नकारात्मक देखने को मिली थी, यानी नेगेटिव थी, ठीक है, नकारात्मक। अब बात करें 1951, 51 में कितनी थी, 51 में 13.31 की वृद्धि दर थी। उसके बाद अगर बात करें 1991, 91 में अपने को देखने को मिलती है 23.85। उसके बाद वापिस क्या है, घटनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हम दो हमारे दो वाला कॉन्सेप्ट लागू हो जाता है, परिवार नियोजन का जो इंप्लीमेंट था वो सही तरीके से होने लग जाता है, और जो जनसंख्या वृद्धि के खतरे भी अपने को नजर आने लगते हैं, इसलिए वापिस थोड़ी कम होने लगती है। अब ये जनसंख्या वृद्धि दर थी। अब इसको अपने को क्या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो अवरोही क्रम में अगर व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले कौन सा आएगा, 91 वाला, जिसमें 23 पॉइंट, तो 91 बी। उसके बाद आएगा 2001 बी ए, फिर आएगा सी और फिर डी, यानी ये ऑप्शन 4 नंबर है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। चलें नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल है जो अपना 108 नंबर, वह दूर संवेदन में निम्नलिखित विकासों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, फिर समय के साथ। अब देखो कई विद्यार्थी कहते हैं कि सर इसका जो साल है वो सन है, जो याद करें या नहीं करें, कि सब जब देखो कितने सवाल आ गए। क्या है कि टाइम पीरियड के साथ उन सवालों को पूछा जा रहा है, हालांकि सीधा नहीं पूछा जा रहा, कालक्रम पूछा जा रहा है, तो उसमें थोड़ा बहुत अगर आप देखोगे तो आइडिया हो जाता है लगभग पढ़ने वाले विद्यार्थी को। अब बात करें ये गूगल अर्थ वाला, गूगल अर्थ डिजिटल ग्लोब और लैंडसेट टीएम डाटा की सेवा प्रदान करता है। ये गूगल अर्थ 2005 में शुरुआत हुई थी इसकी, ठीक है, गूगल अर्थ की। उसके बाद बात करें जो स्पॉट फर्स्ट है जो फ्रांस ने लॉन्च किया था, वो 1986 में किया था, फ्रांस के द्वारा किया गया था। उसके बाद बात करें ईआरटीसी, ईआरटीएस फर्स्ट, ईआरटीएस जो था वो अर्थ रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी सैटेलाइट था, जिसको बाद में नाम दे दिया गया था लैंडसेट। ये क्या था, अमेरिका का ही था, जो 1972 में उसकी शुरुआत हुई थी। ये अपना लैंडसेट प्रोग्राम ही था। पहले इसका नाम क्या था, ईआरटीएस, यानी अर्थ रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी, और जो था सैटेलाइट इसका नाम था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं IRS-1C, IRS-1C 1995 में लॉन्च किया गया, और जो अपने इंडिया का है जिसका नाम है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ठीक है, ये 1995 में। अब इसको कालक्रम के हिसाब से व्यवस्थित कर दो। जब सबका अपने समय देख ही लिया, तो इसमें यूजीसी ने माना है CBDA, तो अपन भी देख लेते हैं। सी मतलब ERTS सबसे पहले था 72 में, ठीक है। उसके बाद बी, ठीक है, स्पोर्ट था 1986 वाला, फिर डी
यानी 1995 में जो IRS इंडिया वाला, फिर ए यानी गूगल अर्थ वाला 2005। ठीक है, इसका ये राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब चलते हैं नेक्स्ट 109 नंबर सवाल पे। 109 नंबर सवाल है कि वर्तमान में कुल खाद्यान्नों के उत्पादन में खरीफ और रबी फसलों का हिस्सा है। देखो अब की बार क्या है कि जो कुल खाद्यान्न में खरीफ और रबी का जो कई बार इनमें अंतर रहता है, ठीक है, लेकिन अब की बार इनमें समानता देखने को मिली है, पूरा लगभग समान है, तो इसका राइट आंसर लगभग समान हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा समूह अपरदनात्मक भू आकृतियों को निरूपित करता है। अब इसमें अपरदनात्मक देखना है। देखो इनमें उलझने की जरूरत नहीं है, अगर आपको थोड़ा थोड़ा याद है, कुछ एक स्थलाकृतियां याद है, तो कई बार क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाता है। अब देखो यहाँ स्टेलेग्माइट दे रखा है, ये कार्य स्थलाकृति है, निक्षेपण से बनती है, और अपने को पूछा है अपर्दन का, तो ये तो कट गया। इसके बाद बात करूं तो मैं टोम्बलो, समुद्र में बनती है, ये जो द्वीप से जोड़ती है, निक्षेपण से बनती है। ठीक है, तो ये भी कट गया। इसके बाद बात करूं ड्रमलीन, ठीक है, जो हिमनद के द्वारा बनाया जाता है स्थलाकृति, ठीक है, ये भी निक्षेपण के द्वारा है। तो अपने को पूछा क्या है, अपने को अपरदनात्मक स्थलाकृतियां पूछा है, तो बचा कौन सा, एक ऑप्शन बचा है, सही हो जाएगा, ज्यूजेन विंड द्वारा है, रुंडित पर्वत सकन और लेपीज जो कार्य स्थलाकृतियों थे। इसमें क्या हो जाएगा, 1 नंबर जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला है स्थानीय इकाइयां पाना, पारा, पाली, नागला, ढाणी निम्न में से किस ग्रामीण बस्ती से संबद्ध है। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये पुरवा होते हैं। पुरवाओं के अलग अलग नाम है, जैसे अपने के गांव के थोड़े दूर किलोमीटर 2 किलोमीटर जो ढाणियां होती है ना, जिनको पुरवा बोला जाता है। ठीक है, तो उसके संदर्भ में पूछा है। संकुल बस्ती में जो बस्ती अधिवास है वो एकदम पूर्णतया संकुल तरीके से बसा होगा, यानी एकदम एक साथ, उसमें कोई पुरवा नहीं है। ठीक है, समूहित, और उसके बाद पुरवायुक्त और खंडित। खंडित में क्या होता है, अधिवास अलग अलग जरूर होते हैं लेकिन उसमें पुरवा नहीं होता। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन दे ही रखा है पुरवायुक्त बस्ती, जिस बस्ती में यहां जैसे ये बस्ती है बसी हुई, यहां ये घर है, अब इन बस्ती के इस साइड ये पूर्वे हैं, तो ये पूर्वायुक्त बस्ती हो गई पूरी की पूरी। तो अपन क्वेश्चन की डिमांड ही यही है कि स्थानीय इकाइयां पाना, पारा, पाली, नागला, ढाणी किस ग्रामीण बस्ती से है, तो इससे हो जाएंगे पूर्वा बस्ती से। इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, बहुत आसान सवाल था, इसके अंदर ही आंसर छिपा था। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है अपना 112 नंबर की, ऊर्जा संसाधनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब यहां नहीं है जो देखना है। देखो प्राकृतिक गैस केवल तेल क्षेत्रों में तेल के साथ पाई जाती है, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक गैस जो है स्वतंत्र रूप से भी मिलती है। सही नहीं है, तो एक तो ये नहीं है सही। ठीक है, उसके बाद बात करें तेल कुओं में तेल धारण करने वाली चट्टानों की बजाय तेल का घनत्व अधिक पाया जाता है। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। तेल धारण करने वाली चट्टानें हैं, उनका खुद का जो घनत्व है वो ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद बात करें बिटुमिन्स कोयले का सर्वाधिक पाए जाने वाला प्रकार है। सही है, कोयले में जो एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट, जो ये पीट जो सारे हैं उसके अंदर क्या है, बिटुमिन सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो ये सही है। उसके बाद बात करें विश्व में रूस में विशालतम गैस भंडार है, ये भी सही है। अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन की डिमांड है कि ऊर्जा संसाधनों के बारे में सही कौन सा नहीं है, तो सही कौन से नहीं है इसके अंदर, ए और बी, ये दोनों सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें ए और बी वाला ये आंसर जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला 113 नंबर क्वेश्चन है, जैसे ही सुनामी तरंग
सुरंग तट की ओर आती है, ठीक है, तो इसकी अवधि घट जाती है, इसका वेग बढ़ जाता है, या इसकी ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ती है। देखो ऊंचाई तो एक साथ बढ़ती है, जैसे तरंग आती है ना और तट के ऊपर किसी चीज से टकराती है तो एकदम से इसकी हाइट बढ़ती है, तो धीरे धीरे तो नहीं बढ़ती, यहां ये गलत हो जाता है, इसका वेग कम होता है और किंतु अवधि और ऊंचाई स्थिर रहती है ना भाई, स्थिर भी नहीं रहती। तरंग की अवधि काल जो समय है वो स्थिर रहता है, क्योंकि यहां से आगे तो जा ही नहीं सकती, वेग कम हो जाता है, ये भी ठीक है बात। तरंग की ऊंचाई बहुत अधिक बढ़ती है, हाँ ये बात एकदम सही है। अगला था कि तरंग की अवधि और वेग बढ़ने के साथ ऊंचाई बहुत अधिक बढ़ती है, नहीं अवधि नहीं बढ़ती, वेग भी नहीं बढ़ता, वेग कम होता है। तो इसमें 3 नंबर जो है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट सवाल पे। अगला है 114 नंबर सवाल, यूएस में टोर्नेडो की अधिकतम आवृत्ति किन महीनों में देखने को मिलती है, ठीक है, तो ये जो मिलती है वो मिलती है अप्रैल से जून। तो ये जो बसंत का मौसम होता है इसके अंदर टोर्नेडो की अधिकतम आवृत्ति होती है। जब गर्म और ठंडी हवाओं का मिलन होता है तब क्या टोर्नेडो की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो ये तो ठीक है, आसान सा ही सवाल था, अगर थोड़ा बहुत भी आपने क्लाइमेट को ढंग से पढ़ा है तो। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला है क्षेत्र मानचित्रण में प्रयुक्त तकनीकों के संदर्भ में सही कथनों की पहचान करनी है, ठीक है। तो अब सही कथन, क्लाइनोग्राफिक वक्र उत्तरवर्ती समोच्च रेखाओं के बीच औसत ढाल प्रवणता को दर्शाता है तथा मानचित्र में निरूपित सामान्य ऊंचावच में किसी असामान्य परिवर्तन को प्रमुखता से दर्शाता है। बात सही है एकदम। समोच्च रेखाओं के बीच औसत ढाल, जब समोच्च रेखाएं कंटूर लाइन नजदीक नजदीक होती है तब तो इसका मतलब इसमें ढाल प्रवणता ज्यादा है, अगर ये दूर दूर है तो इसका मतलब ढाल प्रवणता कम है, ठीक है। निरूपित सामान्य ऊंचावच में किसी असामान्य परिवर्तन को प्रमुखता से दर्शाता है, यानी ये परिवर्तन को भी बताता है, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद क्षैतिजीय ऊर्ध्वाधर मापनियों में संबंध को क्षैतिजीय अतिशयता के रूप में जाना जाता है। ना जी ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि क्षैतिजीय और ऊर्ध्वाधर मापनियों में संबंध को, ऊर्ध्वाधर जो मापनी होती है क्षैतिजीय और ऊर्ध्वाधर मापनियों में संबंध को क्षैतिजीय अतिशयता के, ना ये गलत होगा ऑप्शन। उसके बाद अगर बात करें किसी सड़क या नदी के खंड के साथ कोई परिच्छेदिका आरेखित की जाती है तो उसे लॉन्गिट्यूडनल परिच्छेदिका, हाँ ये बात सही है, लॉन्गिट्यूडनल परिच्छेदिका होती है। आपने अगर प्रोफाइल पढ़ी होगी जेपी शर्मा किताब से, प्रोफाइल 4 टाइप की होती है, संक्रम होती है, अध्यारोपित होती है, प्रक्षेपित होती है और उसके बाद मिश्र होती है जो कंपोजिट होती है। इस प्रकार के प्रोफाइलों के अलग अलग टाइप है, उनको थोड़ा देख लेना, ठीक है। अगला भी परिच्छेदिका से अनुप्रस्थ परिच्छेदिका, दूरस्थ आकाश रेखा एक मध्यम ग्राउंड और एक अगर ग्राउंड के साथ विहंगम दृश्य प्रदान करता है। नहीं ये भी सही नहीं है, इसका मतलब इसके अंदर ए और सी दोनों सही होंगे, ये राइट आंसर है, हो जाएगा 3 नंबर। चलें आगे। अब अगला सवाल है 116 नंबर, आवर वेंडरिंग कॉन्टिनेंट्स किताब का पूछा है, वी किसने लिखी है, जो महाद्वीपीय प्रवाह के पक्ष में प्रमाण प्रस्तुत करती है। यह किताब अलेक्जेंडर डू टोइट की है, ठीक है, जिन्होंने 1937 में इस किताब को लिखा था। थोड़ा ये ध्यान रख लेना 1937 भी, क्या पता एग्जामिनर अगली बार सवाल को थोड़ा घुमा दे, ठीक है। उसके बाद बात करें, उसके बाद देखते हैं अगला सवाल। अगला 117 नंबर सवाल कि डेविस के भौगोलिक चक्कर के ग्राफिक चित्रण में 2 वक्रों का अंतर प्रदर्शित करता है। अब अगर आपने डेविस का चक्कर देखा हो, देखो इस प्रकार, इसमें एक वक्र तो ये है और एक वक्र ये ऊपर वाला। अब इसने पूछा है कि 2 वक्र ऊपरी और निचले के अंतर
है वो किस चीज को प्रदर्शित करता है? अब ये जो इस वक्र और इस वक्र का जो बीच का है ना, ये सापेक्ष उच्चावच को प्रदर्शित करता है। ठीक है, सापेक्ष उच्चावच को। और अगर अपन बात करें इस ऊपर वाले वक्र से सीधा नीचे, ये जो है ये निरपेक्ष उच्चावच होता है। ठीक है, और अपने को पूछा क्या है? दोनों वक्रों के बीच पूछा है। तो इसमें अगर ऑप्शन में सापेक्ष उच्चावच दे रखा है ये रहा, तो ये राइट हो जाएगा, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट सवाल है अगला 118 नंबर। निम्नलिखित में से किस प्रावस्था में एक प्रदत्त वास स्थान में पादप बीज अंकुरण और पादप विकास के माध्यम से नवनिर्मित अनावृत क्षेत्र में स्थापित होते हैं? अब आपने पर्यावरण भूगोल के अंदर क्लीमेंट्स महोदय, जो क्लीमेंट्स नाम है जिनका, इन्होंने अनुक्रमण की 6 अवस्थाएं बताई है। क्लीमेंट्स महोदय ने अनुक्रमण की 6 अवस्थाएं बताई है। उन अवस्थाओं से यह सवाल पूछा गया है कि भी पादप का बीज अंकुरण और विकास कौन सी अवस्था में होता है। ठीक है, तो उसके अंदर जो पहली अवस्था है वो है वनस्पति रहित क्षेत्र होता है। पहले होता है वनस्पति रहित, उसके बाद होता है प्रवास, यानी कोई बीज वगैरह है उसका प्रवास होता है, माइग्रेशन होता है। उसके बाद होता है आस्थापन, और आस्थापन में क्या है? उस बीज का अंकुरण होता है और उसका विकास होता है। और यही चीज अपने को पूछी है, पादप बीज का अंकुरण और विकास। तो इसमें आस्थापन की प्रावस्था में ये सब देखने को मिलता है, जो तीसरी अवस्था है। उसके बाद बात करें तो अगली अवस्था है जो कंपटीशन है। उसमें क्या, कई पौधों के बीच कंपटीशन देखने को मिलता है, फिर उनके बीच प्रतिक्रिया होती है और फिर स्थायित्व आ जाता है। इस प्रकार ये 6 अवस्थाएं देखने को मिलती है। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है अपक्षय के संदर्भ में सही कथनों की पहचान करनी है अपने को, तो कर देंगे, क्या दिक्कत है? तो इसके अंदर 119 में जो यूजीसी ने माना है वो केवल बी और डी को सही माना है। ठीक है, सही कथनों की पहचान करनी है ना। ठीक है, अब देख लेते हैं अलग अलग इसके ऑप्शन। पहला है कि अधिक दैनिक तापांतर के कारण रासायनिक अपक्षय मरुस्थलीय क्षेत्रों में सामान्य होता है। ना जी, रासायनिक नहीं होता, दैनिक तापांतर की वजह से यांत्रिक अपक्षय देखने को मिलता है, इसलिए यह गलत हो जाता है। उसके बाद बात करें तो यांत्रिक अपक्षय में ठंडे प्रदेशों में तुषार क्रिया के कारण होता है। तुषार क्रिया होती है, पानी जम जाता है चट्टानों के बीच में, फिर वो पिघलता है दिन में। इस तरह से जो संकुचन की जो ये क्रिया चलती रहती है, इसको तुषार क्रिया कहते हैं, पानी के जमने और पिघलने की। फिर बात आती है कि पौधों द्वारा एक प्रकार का यांत्रिक अपक्षय चिलेशन कहलाता है। ना जी ना, ये बात आपकी सही नहीं है। चिलेशन जो होती है वो जैव रासायनिक क्रिया होती है, यांत्रिक नहीं होती। ठीक है, चिलेशन होती है वो जैव रासायनिक क्रिया होती है। ठीक है, यांत्रिक नहीं होती। तो इसका मतलब ये भी गलत हो जाता है, ए भी गलत था और सी भी गलत था। अगला है कि चूना पत्थर पवन क्रिया के लिए बहुत प्रतिरोधी है, लेकिन वर्षा जल के साथ ये घुल जाता है। राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा? बी और डी, बी और डी सही हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं फिर आगे। अभी साथियों ये नेट का क्या है, आज ऑब्जेक्शन है, इसकी वजह से थोड़ा सा जल्दी में कर रहे हैं। इसके बाद अपन एक क्या है कि श्रृंखला लेके आ रहे हैं पूरी की पूरी, उसमें आपको बहुत डिटेल से शानदार तरीके से आपको सॉल्यूशन करवाएंगे। ये सीरीज अपन शुरू करने वाले हैं जल्दी, तो आप सभी साथी क्या है जुड़े रहिएगा। अब चलते हैं 120 नंबर सवाल पे। 120 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि मुख्य रूप से पादप समूह के दो भिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के बीच वृत्त पारगमन है। इक्वलाइन होता है, बहुत बार रिपीटेड सवाल है। संक्रमण भी बोल दो, चाहे इकोटोन भी बोल दो, चाहे इक्वलाइन बोल दो, एक ही बात है। दो क्षेत्रों के बीच जो संक्रमण वाला क्षेत्र होता है, जिसमें दोनों क्षेत्रों का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, भारतीय महासागर की भू राजनीति के
बारे में सही कथन चुनिए। ठीक है, 121 नंबर, 121 नंबर के अंदर सी और डी यूजीसी ने माना है। तो इसमें पूछा क्या है, सही कथन पूछे हैं, चलो अपन भी देख लेते हैं। पहला है कि दुनिया की महाशक्ति यूएसए ने भारतीय महासागर में उपस्थिति की कोई इच्छा नहीं जताई। क्यों नहीं जताई भाई? डीगो ग्रासिया किसका सैन्य अड्डा है? डीगो ग्रासिया आपका ही तो है भाई, यूएसए वालों। फिर बोल रहे हो कि नहीं जताई, क्यों नहीं जताई? इसका मतलब ये गलत है। दुनिया के तेल व्यापार का बहुत छोटा हिस्सा भारतीय महासागर से गुजरता है। ना 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 जी, बहुत बड़ा हिस्सा इस महासागर से गुजरता है, क्योंकि इधर तो ये अरब कंट्रीज है, अरब कंट्रीज का जो सारा का सारा खनिज तेल है वो हिंद महासागर से गुजरता है। इधर कुछ एक अपने दक्षिण पूर्व के जो एशिया के क्षेत्र है वहां भी तेल उत्पादन हो रहा है, वो भी इधर की ओर जाता है, तो हिंद महासागर से जाता है, तो ये भी गलत है। अगला है कि भूतकाल में भारत की प्रभुत्व शक्ति के अनुसार बंगाल की खाड़ी का नामकरण हुआ था। सही बात है, ये भारत की जो प्रभुत्व शक्ति थी उसी बेस पे हिंद महासागर का नाम हिंद रखा गया है। ठीक है, अगला है हिंद महासागर में चीन द्वारा विकसित अर्ध नौ आधारों को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पर्ल कहते हैं। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, जो चाइना एक जाल बिछा रहा है ना पूरा का पूरा भारतीय उपमहाद्वीप के चारों ओर, उसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल कहा जाता है। ये भी सही है, तो इसका सी और डी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कुछ किताबें दी गई है, पुस्तकें, उनको क्या है, उनके राइटर के साथ मैच करना है, मिलाना है, पुस्तक और लेखक। ठीक है, तो इसके अंदर जो राइट यूजीसी ने माना है वो 2 नंबर ऑप्शन है। ए में 3 टाउन्स एंड सिटीज जोन्स की किताब है। बी में 2 द सिटी इन हिस्ट्री, ये ममफोर्ड मोदी की किताब है। सिटीज इन इवोल्यूशन गेडीज की बहुत शानदार किताब है, पॉपुलर किताब है। उसके बाद बात करें जियोग्राफी ऑफ टाउन्स, स्मेल्स की किताब है। ठीक है, इस तरह से इन चारों, ये तो देखो फैक्ट है, इनको तो रटना ही पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है, कोई ना कोई ट्रिक के माध्यम से इनको रट लिया करो। अब जैसे ये सेम सी किताबें दिख रही है, पर लेकिन इनमें क्या होता है, मैच करने वालों में 1-2 अगर आपको आ रहे हो, जैसे जियोग्राफी ऑफ टाउन्स किताब का आपको पता है, तो क्या है कि 2 ऑप्शन कट जाते हैं, फिर 2 बचते हैं, तो ये प्रायिकता थोड़ी सी बढ़ जाती है सही होने की। ठीक है, चले अगले सवाल पे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। एक सामाजिक पृष्ठभूमि के लोग किसी एक सुविधा को लेने से वंचित करने की स्थिति क्या कहलाती है? ठीक है, इसमें यूजीसी ने माना है स्पष्ट बहिष्कार। अब देखते हैं, इसको समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं। देखो, पूर्ण बहिष्कार में क्या है कि पूरी की पूरी सुविधाओं से उसको वंचित कर दिया जाता है, पूरी सुविधाओं से, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पूर्ण बहिष्कार। अब बोला, यहां लिखा गया एक सुविधा लेने से वंचित करना, स्पष्ट बहिष्कार हो गया। चयन, कुछ सिलेक्टेड सुविधाओं से उसको अगर आप वंचित कर रहे हो तो चयनात्मक हो गया। अंतर्निहित मतलब अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट नहीं कर रहे आप, अप्रत्यक्ष रूप से उसको वंचित कर रहे हो तो हो गया अंतर्निहित। तो इसमें क्या होगा? स्पष्ट बहिष्कार हो जाएगा। ये सोशल ज्योग्राफी का है, सामाजिक भूगोल का। अब चलते हैं नेक्स्ट। वैश्विक तापन की वर्तमान प्रवृत्ति का परिणाम है। वैश्विक तापन जो वर्तमान में देखने को मिल रहा है उसमें सबसे बड़ा रोल किसका है? परिक्रमा और सौर बदलाव? ना जी, ऐसा कुछ नहीं है। इनका बेचारे का क्या दोष है, सौर बदलाव और परिक्रमा वालों का? ये दोष तो हमारा है सारा, भूअल्चलों का भी कोई दोष नहीं है। ये तो जो वायुमंडल में के संगठन में जो परिवर्तन आ रहा है ना, जो गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, इन गैसें जो बढ़ रही है उनकी वजह से वैश्विक तापन अपने को देखने को मिल रहा है। तो इसमें वायुमंडल संगठन में परिवर्तन वाला जो ये राइट हो जाएगा। ठीक है, सौर धब्बों के चक्कर, ठीक है, इसमें जलवायु परिवर्तन जरूर सौर धब्बों के चक्कर से देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन ये वैश्विक तापन पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, चलें आगे। अगला सवाल 125 नंबर।
अगला सवाल है कि सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड को मिलान कीजिए। जलवायु दी गई है और यहाँ पे कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार जो अक्षर दिए गए हैं, उनके प्रतीक दिए गए हैं। तो सबसे पहले बात करें तो उष्णकटिबंधीय स्वाना AW, भूमध्य सागरीय CS। अब क्या AW है ना यहाँ पे, A और छोटा W, इसका मतलब है विंटर ड्राई, ठीक है। भूमध्य सागरीय CS यानी मतलब समर ड्राई, गर्मी में बारिश नहीं होती, सर्दियों में होती है, भूमध्य सागर में सागरीय जलवायु में देखने को मिलती है। फिर बात है अर्ध शुष्क यानी स्टेपी, ये बड़ा एस होता है, इसका मतलब स्टेपी होता है, छोटे का समर ड्राई, ठीक है। फिर बात आती है तटीय तमिलनाडु में विद्यमान AS, यहाँ भी समर ड्राइव। जो तमिलनाडु वाला तट है ना, वहाँ पे गर्मियों में बारिश नहीं होती, ठीक है, सर्दियों में बारिश देखने को मिलती है, तो वहाँ भी AS टाइप की जलवायु देखने को मिलती है। चले आगे। अगला सवाल है कि निम्न प्रादेशिक संगठनों के मुख्यालयों को भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की तरफ व्यवस्थित करना है। तो इसमें सबसे पहले अगर देखें तो आसियान का जकार्ता में है, जो भूमध्य रेखा के नजदीक है। उसके बाद सार्क काठमांडू नेपाल में, ठीक है। ओपेक का वियना ऑस्ट्रेलिया में उसके बाद, और EU का है वो ब्रुसेल्स में है, ठीक है। इस प्रकार अगर अपन भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की तरफ देखें तो पहले जकार्ता आ जाएगा, मतलब B, फिर आ जाएगा A, फिर C और फिर D, BACD, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलें अगले सवाल पे। अगला सवाल है मॉडल शहरी पारिस्थितिकी की बुनियादी धारणा पर आधारित है, तो ये सेकेंद्रीय मंडल होगा इसमें राइट आंसर, ठीक है। जो बर्गेस ने दिया था, जिसमें 5 पेटियां बताई थी, CBD, फिर संक्रमण क्षेत्र, और उसके बाद कार्यशील जो लोग रहते हैं, उसके बाद थोड़े बेहतर आवास वाले लोग रहते हैं, उसके बाद कंप्यूटर जोन आ जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलते हैं आगे। अगला सवाल है ज्योग्राफी ऑफ पीस किताब का पूछा गया है, ठीक है। तो ये स्पाइकमैन के द्वारा लिखी गई थी, जिसमें रिमलैंड थ्योरी का जिक्र किया गया है, ठीक है। हार्टलैंड मैकिंडर की संकल्पना है। समुद्री शक्ति थायर महान की है। और उसके बाद हवाई शक्ति की बात करें तो ये सेवर्स्की की है, ठीक है। बहुत आसान सवाल था, कुछ ज्यादा परेशान करने वाला सवाल नहीं था। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला 129 नंबर सवाल कि काई वर्ग परीक्षण के बारे में सत्य कथनों का चुनाव करना है, ठीक है। पहला इसमें कथन दे रखा है ये मानदंडीय परीक्षण है ना भाई, ये नॉन पैरामीट्रिक है, नॉन पैरामीट्रिक परीक्षण है, तो ये गलत हो जाता है। अपने को क्या देखना है, सही। शून्य परिकल्पना के अनुसार प्रेक्षित यानी ऑब्जर्व किया हो गया और प्रत्याशित आवृत्तियों के बीच अंतर महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, ठीक बात है। शून्य परिकल्पना की अस्वीकृति दर्शाती है कि प्रेक्षित और प्रत्याशित आवृत्तियों के बीच अंतर वास्तविक है, ठीक है। शून्य परिकल्पना अस्वीकृत करने के लिए तालिकाबद्ध मान काई वर्ग से गणना किए गए मान से अधिक होना चाहिए, नहीं भाई, गलत है। इसमें जो काई वर्ग का मान है ना, वो तालिकाबद्ध मान से ज्यादा होना चाहिए। काई वर्ग का मान तालिकाबद्ध मान से ज्यादा होना चाहिए। तो ये भी गलत हो गया और एक नंबर, इसका मतलब बी और सी दो सही है। बी और सी यहां दिख रहे हैं 1 नंबर ऑप्शन में, ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे।
नेक्स्ट सवाल भी बहुत आसान है। नेक्स्ट में कुछ खाई गर्तें दी गई है और उनको महासागर के साथ मिलाना है। प्यूर्टो रिको खाई है जो अंटार्कटिक में है, जावा सुंडा हिंद में है, चैलेंजर खड प्रशांत में और मोली खड आर्कटिक में। ठीक है, इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ए में 4, बी में 3, ठीक है, सी में 2, ठीक है, डी में 1। तो इसका 4 नंबर जो है ये राइट हो जाएगा। चले नेक्स्ट सवाल पे, आसान सवाल था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से उच्चतम चोटी, जो ऑप्शन दिए गए उनमें से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। यह भी समझ से होने वाला सवाल था। अरावली श्रृंखला अवशिष्ट पर्वत है, ज्यादा गुरु सिकरी है इसकी, तो 1727, ठीक है। सतपुड़ा, विंध्यन, मिजो पहाड़ी। अब ये मिजो पहाड़ी है ना, ये हिमालय पर्वत का भाग है, ठीक है। तो हिमालयन पर्वत श्रृंखला है वो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। तो इसमें थोड़ा समझ से होने वाला सवाल था। तो मिजो की पहाड़ियां हैं जो इसकी उच्चतम चोटी हो जाएगी। ये सतपुड़ा है, ये भी ब्लॉक पर्वत है, विंध्यन ये भी अवशिष्ट में आता है। तो ये तो समझ से होने वाला सवाल था, इसमें मिजो पहाड़ियां हो जाएगा। अगला सवाल है, वायुमंडल के संगठन में निम्न गैसों के हिस्सों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो अवरोही में सबसे ज्यादा वाला पहले देखना है। तो ऑर्गन हो गई 0.93, कार्बन डाई 0.03, फिर उसके बाद आ जाएगी हीलियम, हीलियम हो गई 0.0005 और हाइड्रोजन हो गई 0.0005, ठीक है। अब इस क्रम में जमा दो इनको। तो ये CaDB इसमें 1 नंबर है वो सही हो जाएगा। चले नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल है, भू आकृति और भू हलचल, ठीक है, मिलान करना है। यूजीसी ने माना है इसके अंदर 4 नंबर सही। ए में 2, वासेज श्रेणी, वासेज श्रेणी पर्वत निर्माणक भू हलचल से संबंधित है। कोलोराडो पठार महादेश जन रचना से, नर्मदा घाटी भ्रंश घाटी है रिफ्ट वैली, लाकी मैदान ज्वालामुखी उद्भेदन, ठीक है। तो इस तरह से ये हो जाएगा, ज्यादा कोई परेशान करने वाला भी सवाल नहीं है, ये कॉन्सेप्ट वाला तो सवाल है ही नहीं, कोई तथ्य है, इनको तो थोड़ा याद रखना ही पड़ेगा आपको। चले नेक्स्ट पे। अगला सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र उद्देश्य 6 के धारणीय लक्ष्यों के संदर्भ में गलत कथनों की पहचान करनी है। जो उद्देश्य 6 है उसमें कौन कौन से गलत है उनको देखना है, ठीक है। पहला है 2030 तक सुरक्षित और प्राप्ति योग्य पेयजल की सार्वभौमिक पहुंच के उद्देश्य को प्राप्त करना, ठीक है जी, 6.1 उद्देश्य में दिया हुआ है, सही बात है आपकी। उसके बाद बात करें कि 2030 तक सभी स्वच्छ ऊर्जा पहुंच सुनिश्चित करनी है, नहीं, ये SDG 7 में है जी, 6 में नहीं है। उसके बाद बात करें जल संबंधी पारिस्थितिक तंत्रों को सुरक्षित करना और पुनर्संचय करना, ये भी 6.6 के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। अगला है उद्योगों और इमारतों में ऊर्जा की खपत को 14% कम करने के लिए तकनीकी माध्यमों का अनुप्रयोग करना, ना जी, ये भी SDG 7 के अंदर दिया हुआ है। ये संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य के जो SDG गोल है ना, उनको थोड़ा सा देख लिया करो। अब इसमें क्या पूछा है, 6 के संबंध में पूछा है,
तो 6 में कौन सा है? एक तो ए हो गया और एक सी हो गया, बाकी दोनों तो साथ में है। तो ए और सी कहाँ है? 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा गलत पूछा है, सॉरी सॉरी, इसमें गलत पूछा है। तो गलत कौन सा हो जाएगा? गलत इसमें एक तो बी हो गया और एक हो गया डी। ठीक है, तो इसमें 4 नंबर आंसर सही होगा। ठीक है, इसमें गलत पूछा है, सही नहीं पूछा। ठीक, चले नेक्स्ट पे। नेक्स्ट सवाल है कि प्रशांत महासागर की निम्नलिखित खाइयों को उत्तर से दक्षिण दिशा में इनको व्यवस्थित करना है। तो ये तो आराम से होने वाला है। ऊपर पहली हो गई क्यूराइल, 2 नंबर हो गई बोनिन, 3 नंबर टोंगा, 4 नंबर कर्माडेक। अगर उत्तर से दक्षिण की ओर देखें तो पहली क्यूराइल बी हो गई, बी डी ए और सी, बी डी ओ ए और सी। इसका मतलब इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। चले नेक्स्ट पे। नेक्स्ट सवाल है कि अपर्दन चक्र की डेविसियन संकल्पना द्वारा प्रकाशित पुस्तक के केंद्रीय विचार से प्रेरित थी। अब ये किससे प्रेरित थी? डेविस की जो संकल्पना थी वो थी डार्विन से। डार्विन की एक किताब थी जो 1859 में द ओरिजिन ऑफ स्पाइसीज, 1859 में जो इनकी किताब आई थी द ओरिजिन ऑफ स्पाइसीज, उसने तो क्रांति ला दी थी। भूगोल, बहुत सारे भूगोलवेत्ता उससे प्रभावित हुए थे, रेटजेल भी प्रभावित थे। ठीक है, चले नेक्स्ट। नेक्स्ट सवाल है कि तीव्रतम और गहनतम भूस्थितिक धाराएं महासागरीय बेसिनों की सीमाओं पर पाई जाती है। ठीक है, ये थोड़ा सा समझने वाला सवाल है। भूस्थितिक धाराएं और महासागरीय बेसिन, इनका संबंध है। देखो पृथ्वी अपना घूर्णन करती है, कोरियोलिस फोर्स भी लगता है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो ये पानी इकट्ठा कहाँ हो जाता है? पानी इकट्ठा महासागरीय जो बेसिन होते हैं ना, जैसे ये अंटार्कटिक महासागर है, पृथ्वी यूं घूम रही है तो ये पानी पीछे छूटता जा रहा है यहाँ पे। तो ये धाराएं हमेशा बेसिन के पश्चिमी दिशा में चलेगी। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर अपन बात करें, गल्फ स्ट्रीम कहाँ बहती है? बेसिन के पश्चिम में। क्यूरेशियो की धारा, ठीक है, ब्राजील वाली धारा देख लो, अंगुलास की धारा देख लो, ये सब की सब बेसिन के आपको पश्चिमी दिशा में मिलेगी। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर पश्चिमी हो जाएगा। चलिए अब अगले सवाल पे। अगला है जनगणना 2011 के आधार पर भारत की जनसंख्या संगठन के संदर्भ में सही कथनों की पहचान करनी है। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है, अगर आपको जनगणना गहराई से भी किया तो भी आंकड़े कहाँ तक याद रहेंगे। ठीक है, अब पहला स्टेटमेंट है गुजरात हिमाचल प्रदेश में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है। ठीक है, अब राष्ट्रीय औसत तो बता देंगे 943, अब गुजरात और हिमाचल का कहाँ से याद रहेगा। ठीक है, इसमें क्या है, गुजरात का तो 918 है और हिमाचल का 972 है, और इसने कहा है कि राष्ट्रीय औसत से अधिक है। ठीक है, हिमाचल का तो अधिक है लेकिन गुजरात का नहीं है, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में साक्षरता स्तर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। अब क्या है, राष्ट्रीय जो औसत है वो है 74.04 साक्षरता की प्रतिशत में, और यूपी और जो आंध्र प्रदेश की है, यूपी की तो है 69 लगभग और आंध्र प्रदेश की 67, और ये बोल रहा है कि राष्ट्रीय औसत से अधिक है, नाजिक नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। अगला है सिक्किम की जनसंख्या में बौद्धों का हिस्सा उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में मुस्लिमों के हिस्से से अधिक है, राइट बात है। ठीक है, प्रतिशत में पूछा है, प्रतिशत में तो बौद्ध है वो ज्यादा है अगर टोटल जनसंख्या की बात करें उस स्टेट की, लेकिन अगर सीधी संख्या में पूछ लेते तो सिक्किम कितना बड़ा है, बहुत छोटा है, यूपी के तो पता नहीं कितने सिक्किम बन जाए, इसलिए प्रतिशत में पूछा है तो ये सही है। चंडीगढ़ में सिख जनसंख्या का हिस्सा 10% से अधिक और हरियाणा में 10% से कम है। अब ये कहाँ से कैसे आंकड़े याद रहेंगे, ये भी स्टेटमेंट वैसे सही है। ठीक है, इसलिए इसके अंदर सी और डी दोनों सही हो जाएंगे।
ये ज़्यादा परेशान करने वाला सवाल है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे 139 पे। 139 सवाल अब आपकी स्क्रीन पे है। 139 सवाल क्या कह रहा है, समझते हैं इसको, पकड़ते हैं इसकी नब्ज। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का अभिलक्षण नहीं है, ये पूछा है। अब इसमें यूजीसी ने क्या माना है, यूजीसी ने 3 नंबर ऑप्शन को माना है। ठीक है, चलो पढ़कर देखते हैं। सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल को गैर सरकारी क्षेत्र के साथ मिलकर प्राप्त करना, ठीक बात है। 2025 तक सरकारी स्वास्थ्य खर्च को जीडीपी का 1.15% से बढ़ाकर 2.5% तक करना, ठीक बात है। पब्लिक स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत करना केवल केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, ना जी ना, इसमें राज्य सरकार भी सम्मिलित है, केवल केंद्र सरकार का नहीं है। तो ये स्टेटमेंट इसका क्या है, गलत हो जाएगा। अगला है, यह अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए निजी और स्वैच्छिक क्षेत्रों पर काफी निर्भर करती है, ठीक बात है। तो इसमें अपने को एक ही ऑप्शन देखना है, 3 है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चले आगे। अगला है, पृथ्वी की निम्नलिखितों को एल्बिडो के आधार पर अवरोही क्रम में रखना है। रख दीजिए भाई। क्या है, ताजी बर्फ पहले आ जाएगी 1 नंबर पे, 2 नंबर पे मरुस्थल, 3 पे फसल, 4 पे जल। ताजी बर्फ का तो सबको आइडिया ही रहता है, तो सी एक, इसमें एक ही ऑप्शन में दे रखा है सी, तो ताजी बर्फ के आधार पे इसको आराम से पकड़ सकते हो, ये देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चले नेक्स्ट पे। अब ये 10 सवाल गंध्यास से दिए गए हैं, ये बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है, कोई ज्यादा परेशान करने वाले सवाल है नहीं है। पहले इस गंध्यास को पढ़ते हैं। वह मानचित्र जो कि अलग रंगों का प्रयोग करके वस्तुओं तत्वों के वितरण का प्रदर्शन करे, उन्हें रंगारेख मानचित्र यानी कलर पैच मैप्स या क्षेत्रीय रंगीन मानचित्र कोरोक्रोमेटिक मैप कहा जाता है, ठीक बात है। वे रंग चयन और छायांकन के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्रथम प्रकार के मानचित्रों में किसी रैंडम रंगों के अनुक्रम का चयन स्वेच्छा से करके विविध क्षेत्रों में दिखाया जाता है, ठीक है। साधारण रंगीन मानचित्र कहते हैं इसको। अब दूसरे वाला है वो दूसरे प्रकार का कोरोक्रोमेटिक प्रकार में अंतर्राष्ट्रीय रंग योजना, ये अंतर्राष्ट्रीय रंग योजना उसके आधार पे, उसमें रैंडम था पहले वाले में, मानक रंगों के प्रयोग से मानचित्र बनाया जाता है, ठीक है। तीसरा है जो उसमें मानचित्रों को परत आभा प्रणाली के प्रयोग से बनाया जाता है, जहां एक ही रंग की एक अधिक घनत्व छाया के प्रयोग, इसमें छाया का प्रयोग करते हैं, ठीक है। काले रंग की अलग अलग छायाओं की मदद से तत्वों के वितरण को चिन्हित करके विधि को वितरण मानचित्र में प्रयोग किया जाता है। यह विधि रंगारेख विधि के समान है। चित्रों का वितरण मानचित्र में तत्वों के वितरण के प्रदर्शन की विधि को सहचित्र विधि कहते हैं। अब इसमें क्या है, कोरोक्रोमेटिक मैप के बारे में बताया गया है। ये मैप के 3 टाइप बताए गए हैं। पहला टाइप क्या है, पहला टाइप रैंडम है, रैंडम तरीके से रंग भर दीजिए आप। दूसरे वाला क्या है, दूसरे वाला में आप जो अंतर्राष्ट्रीय मानक रंग बताएंगे ना, अंतर्राष्ट्रीय जो रंग होते हैं जैसे अपने फिजिकल मैप में भरे हुए आते हैं, ठीक है। 3 नंबर में इसने कहा है कि एक ही रंग की छाया के आधार पर, यानी काले रंग की छाया के आधार पर ये गुणात्मक मानचित्र होते हैं, ठीक है। अब इससे संबंधित सवाल देखते हैं। भारत के विभिन्न खनिजों के प्रमुख खनन क्षेत्रों केंद्रों को दर्शाने वाला अब क्या, उनको पर्टिकुलर केंद्र को दर्शाना है, तो इसमें क्या है, कोरोस्केमेटिक मानचित्र सही रहेगा। ये वर्ण प्रतीकी होता है, इसमें प्रतीकों के माध्यम से अपन चीजों को दिखाते हैं। प्रतीक में क्या आ सकता है, प्रतीक में आप कोई ज्यामितीय आकृतियां ले लो, वर्त ले लो, त्रिभुज ले लो, आयत ले लो, इनके माध्यम से अपन, अब जैसे अपने मैप आते हैं ना किताबों में, खनिज के जो केंद्र होते हैं उनको दर्शाया ज्यामितीय आकृतियों से दर्शाते हैं, या आप पिक्चोरियल कोई फोटोएं लेके भी आप दर्शा सकते हो, ठीक है। अब इससे रिलेटेड नेक्स्ट सवाल भी देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला है कि निम्न में से कौन सी मानचित्र बनाने की गुणात्मक विधि नहीं है, गुणात्मक पूछा है। अब मैंने आपको पीछे बताया था वो तीनों के तीनों गुणात्मक थे। कोरोक्रोमेटिक की गुणात्मक है, कोरोस्केमेटिक भी, वर्ण प्रतीकी भी, कलर पेज भी गुणात्मक है। तो इसमें कोरोप्लेथ यानी वर्ण मात्री जो मानचित्र है वो गुणात्मक नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट।
नेक्स्ट सवाल है कि भारत के स्थलाकृतिक मानचित्रों में पठार को किस रंग की मदद से दिखाया जाता है? तो पठारों को कौन से रंग की मदद से दिखाया जाता है? इसमें यूजीसी ने क्या माना है? हल्का भूरा। ये जो मैंने बताया ना, अंतरराष्ट्रीय मानक रंग होते हैं, जो अगर आपने देखे होंगे फिजिकल मैप, तो उनमें हल्के भूरे रंग में पठारों को दर्शाया होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी साधारण छाया विधि की विशिष्टता है? ठीक है, तो इसमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इसमें यूजीसी ने माना है कि छायाभास की काली या सफेद योजना का प्रयोग करके वितरण की विविधताओं को दिखाया जाता है। इसको सही माना है। किसी भी रंग की छायाभास का प्रयोग करके वितरण की विविधताओं को दिखाया जाता है। किसी भी रंग की? नाना जी, स्पेशल बताया गया काले रंग की। चित्रों पर आधारित कच्चे नक्शे या लेखा चित्र का प्रयोग करके वितरण की विविधताओं को दिखाया जाता है। चित्रों पर आधारित कच्चे नक्शे या लेखा चित्र का प्रयोग करके वितरण? नाना जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। रंग पेच विधि और साधारण छाया विधि में कोई अंतर नहीं? ना जी, अंतर है रंग पेच और साधारण में। वो अपन ने इस गंध्यास में भी पढ़ा था अलग अलग। ये तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत की राजनीतिक मानचित्र निम्न में से का उदाहरण है? ठीक है, तो भारत का जो राजनीतिक मानचित्र होता है वो साधारण रंग भरे जाते हैं। अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग रंग भर देते हैं उसमें, कोई नीला, कोई भूरा, कोई गुलाबी। ठीक है, तो साधारण रंग होते हैं राजनीतिक मानचित्र में। चले अगले सवाल पे। अब एक अगला गंध्यास हो रहा है जिससे 5 सवाल है अपने को और देखने हैं। तो इसमें लिखा है कि गांव के संदर्भ में शहर की धारणा को समझा जा सकता है। जनसंख्या परिमाण एकमात्र कसौटी नहीं है। उत्पादन, फुटकर बिक्री, थोक व्यापार, व्यावसायिक सेवाएं जैसे विशिष्ट कार्य शहरों में विद्यमान है। एक नगर जिसे अपने स्थानीय अथवा क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी को पीछे छोड़ दिया है, उसको एक मुख्य शहर माना जा सकता है। वस्तुतः शहर सहचारी जीवन का सबसे जटिल और उच्चतम भौतिक स्वरूप है। नगर शहरों से बड़े होते हैं और आर्थिक कार्यों की अधिक संख्या उनमें कार्यरत होती है। शहरों का विकास बहुत बड़ा क्षेत्र जो कि मूल रूप से अलग शहरों और नगरों के विलयन से उभरता है, उन पर शब्द कॉन्वर्जेशन लागू होता है। 70 की दशक के मध्य विश्व में मिलियन शहरों की संख्या 162 थी, जो 2030 तक एक प्रस्तावित 662 शहरों के पास लगभग 1 मिलियन निवासी होंगे। ग्रीक शब्द मेगालोपोलिस का अर्थ बहुत बड़ा है। वह अधिक केंद्रीय क्षेत्र जो कि कॉन्वर्जेशनों के संग तक फैला है को वर्णित करता है। अब देखो इसकी हिंदी तो बहुत ही खराब होती है। ठीक है, थोड़ा बहुत बराबर में इंग्लिश भी देखना पड़ता है। अब पहला सवाल इस गंध्यास से जो संबंधित दे रखा है वो दे रखा है कि यूएसए में बोस्टन और वाशिंगटन तक फैला हुआ शहरी परिदृश्य उदाहरण है। तो ये मेगालोपोलिस का ही होगा भी। ठीक है, इसको एक नाम और भी बोलते हैं जिसको बोलते हैं बोसवास। ठीक है, बोसवास मतलब बोस से बोस्टन, वास से वाशिंगटन। ठीक है, जो बोस्टन और वाशिंगटन तक फैला हुआ है। तो ये हो गया मेगालोपोलिस का उदाहरण। सन्नगर कॉन्वर्जेशन शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया? सन्नगर कॉन्वर्जेशन पैट्रिक गेडिज ने दिया था। गोटमैन ने क्या दिया था? गोटमैन ने मेगालोपोलिस शब्द दिया था। ममफोर्ड ने नगर विकास की 6 अवस्थाएं बताई थी। ग्रिफिन, ये तो कोई डमी डाला हुआ है नाम। चलिए नेक्स्ट। अगला सवाल है शब्द मेगालोपोलिस। ये आ भी गया आगे सवाल। लोकप्रिय बनाया था जीन गोटमैन ने बनाया था भाई। बहुत आसान सवाल है। अगला है भारतीय जनगणना में नगरीय को ग्रामीण से पृथक करने के लिए आधार का प्रयोग नहीं किया जाता। अब अगर आप भारत की जनगणना में शहरों और नगरों की जो परिभाषा देखी होगी तो आप इस सवाल को बहुत आसानी से कर पाओगे। अब इसने पूछा है प्रशासनिक दे रखा है, जनसांख्यिकी, सामाजिक और आर्थिक। देखो प्रशासनिक में अपन जनगणना में पढ़ते हैं कि कोई अगर छावनी है या अधिसूचित क्षेत्र है या फिर नगर पालिका है, इनको क्या है नगर का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, तो प्रशासनिक तो हो गया, सही होगा। बाद में आती है जनसांख्यिकी। इसमें लिखा होता है 5000 प्लस जनसंख्या और 400 प्लस घनत्व, तो जनसांख्यिकी भी होगा।
उसके बाद अगर देखें सामाजिक, सामाजिक ऐसा कोई नहीं मिलता, कोई भी इसका मतलब निर्धारक तत्व नहीं है सामाजिक। आर्थिक जरूर है, क्योंकि उसमें अपन बात करते हैं कि 75% जो पुरुष है वो गैर कृषि कार्यों में सम्मिलित होने चाहिए। तो आर्थिक की भी चर्चा, ये इसका मतलब प्रशासनिक, जनसांख्यिकी और आर्थिक तीनों को लेते हैं, सामाजिक को नहीं लेते। इसका मतलब सामाजिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है, वह जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा नगर भारत की मिलियन सिटी नहीं है? तो इसमें देहरादून नहीं है साथियों, ठीक है, जो उत्तराखंड में है, सूरत गुजरात, रांची झारखंड, कोटा राजस्थान। मिलियन सिटी क्या होता है? 10 लाख जनसंख्या वाले जो शहर होते हैं या इससे ज़्यादा, उनको मिलियन सिटी कहा जाता है। तो कुल मिला के ये पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन थे जो अपन ने 2 सेशन में ख़त्म किए हैं। इनमें आपत्ति वाला उसके अंदर एक क्वेश्चन मिला था, उसको भी क्या उसका कोई मजबूत सोर्स भी नहीं मिल रहा, उस पर आप लगाने को लगा सकते हो, उस पर आपत्ति, ठीक है। तो कुल मिला के आज ये 100% को अपन ने अच्छे से डिस्कस किया है। ये तो क्या है, आज आपत्ति लगनी थी तब थोड़ा सा जल्दी में किया है। इसके बाद अपन प्रॉपर एक श्रृंखला लेके आ रहे हैं, सीरीज लेके आ रहे हैं, बहुत शानदार डिटेल से नेट जेआरएफ के आज तक के जितने भी पेपर हो रखे हैं उनका सॉल्यूशन विद डिटेल व्याख्या के साथ करेंगे। तो आप जियो सैपियंस एकेडमी से जुड़िएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, हमारा गूगल प्ले स्टोर पे जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कीजिए। इसके साथ साथ हमारी एचपीएससी हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों साथ में एक टेस्ट सीरीज चल रही है, जो रोजाना टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं। सब्जेक्टिव टेस्ट के लिए प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो आप ये पूरे के पूरे प्रोग्राम आप जियो सैपियंस एकेडमी के ऐप पे जाके विजिट करके देख सकते हो। जुड़िएगा और अपने साथी दोस्तों तक भी भेजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है साथियों। आज की इस यात्रा को अपन यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद।